आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन यानी कि केपलर के ग्रहों के गति के नियम। तो देखो, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या होते हैं, और इसके नेक्स्ट यानी कि अगली क्लास में हम इन तीनों लॉ के प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन होते क्या हैं। तो देखो, केपलर ने, यहाँ पे मैंने लिखा है, केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए। अब आप क्या करना, यहाँ पर जैसे हमने पहला लॉ लिखा है कि लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, और तीसरा है लॉ ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। आप इन तीनों लॉ के नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो पहला देखो, यहाँ पर नियम हमने लिया है, क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखो, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है। यानी कि प्रत्येक जो ग्रह है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करता है, मोशन करता है। जहाँ सन क्या होता है, इसके फोकस पर होता है। सन क्या होता है, सन को इलिप्स के फोकस पर स्थित माना जाता है। तो पहला नियम क्या कह रहा था कि प्रत्येक प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, जहाँ सन को इलिप्स के फोकस पर स्थित माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला नियम क्या है। पहले नियम में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्लेनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, और जहाँ पर सन जो होता है वो इसके फोकस पर होता है। दूसरा नियम है कि लॉ ऑफ एरियल ऑफ वेलोसिटी लॉ ऑफ एरियल ऑफ वेलोसिटी। तो देखो, इसमें क्या है कि कह रहा है कि प्लेनेट को सन से मिलाने वाली रेडियस वेक्टर, प्लेनेट को सन से मिलाने वाली रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करती है। तो इनको हम प्रूफ भी आगे करवाएंगे, तभी और क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है दूसरे नियम में कि प्लेनेट को सन से मिलाने वाली रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करती है। यानी कि प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना, प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तीसरा नियम है कि लॉ ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है प्लेनेट के, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और क्या कह रहा है, प्लेनेट के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर, और टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, टी, यानी कि टी का स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, प्लेनेट के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर इलिप्स की सेमी मेजर एक्सेस, और सेमी मेजर एक्सेस होती है स्मॉल ए के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या कह रहा है कि प्लेनेट के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर, तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर क्या होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, इलिप्स की सेमी मेजर एक्सेस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या होगी, सेमी मेजर एक्सेस होगी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि केपलर का थर्ड लॉ है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इसका जब प्रूफ करेंगे तो इसको और क्लियर हो जाएंगे ये सारे टर्म्स। तो ये क्या होता है, तीसरा जो नियम है वो आप ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। तो अगली क्लास में हम इन तीनों लॉ के प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे।